दोस्तों हमने जतर सिंह के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं रतन सिंह के बारे में। दोस्तों रतन सिंह का शासनकाल था वो था 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। दोस्तों 1 साल का शासनकाल माना जाता है रतन सिंह का। दोस्तों 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। दोस्तों आगे पढ़ते हैं, हम आक्रमण के कारण पढ़ते हैं। दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आक्रमण के कारण कौन कौन से थे। तो दोस्तों आपको आक्रमण के कारणों में ये तो लिखना ही है कि जिसमें के भी कारण पूछें तो लिखना है कि सुल्तान की साम्राज्य जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी वो थी दोस्तों। और दोस्तों लिख सकते हैं कि जैसे वो किला सामरिक महत्व के लिए सबसे अच्छा था, तो जैसे चित्तौड़ का सामरिक महत्व था, सुदृढ़ पहाड़ी थी दोस्तों, विशाल प्राचीर, अन्न जल भंडार आदि थे, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया, ये भी कारण है। और दोस्तों कारण में बात करते हैं तो चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। दोस्तों चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व भी था। दिल्ली से गुजरात व मालवा के मार्ग पर स्थित था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और कारणों में, तो चौथा कारण हम लिखते हैं कि मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। दोस्तों मेवाड़ का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा था। इस प्रभाव को कम करने के लिए, हटाने के लिए जो सुल्तान थे उन्होंने आक्रमण किया था। और कारण हम लिख सकते हैं सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। दोस्तों सुल्तान के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जब क्या हुआ था दोस्तों कि सुल्तान के गुजरात जाते समय रतन सिंह के पिता थे जो समर सिंह थे, उन्होंने उन से मार्ग से कर वसूला था। दोस्तों जब सुल्तान गुजरात जा रहा था तब जो रतन सिंह के पिता थे समर सिंह, उन्होंने मार्ग से जाने के लिए, जो अपने राज्य से जाने के लिए कर वसूला था दोस्तों। ये इसलिए वो दोस्तों दरबार में कहीं जो कि दरबारी थे वो राजा की कभी कभी ऐसे ही सोचते थे या फिर उनके बारे में कह देते थे कि आपको याद दिलाते थे कि जब आप गुजरात जा रहे थे तब उनके पिता थे समर सिंह, उन्होंने आपसे कर वसूला था, इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है। और दोस्तों जो कारण है तो नहीं लेकिन लोगों का माना जाता है या फिर कहीं इतिहासकार बोलते भी हैं कि जो सुल्तान की जो रत्न सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उनको प्राप्त करने की लालसा थी, ये सुल्तान की लालसा थी, इसलिए ये कारण माना जा सकता है। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। इस आक्रमण के समय चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था जिसके तहत रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के सहित जोहर किया था तथा रत्न सिंह ने अपने सेनापति गोरावे बादल सहित केसरिया किया था। दोस्तों जब सुल्तान ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर तो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने 1600 अन्य महिलाओं के साथ दोस्तों जोहर किया था तथा रत्न सिंह ने अपने सेनापति गोरावे बादल सहित केसरिया किया था। दोस्तों याद कीजिए वो वीर घटनाएं, याद कीजिए हमारे राजस्थान की वो वीर घटनाएं, वीर पुरुषों के साथ साथ जो वीरांगनाएं थी दोस्तों, जो हमारी वीरांगनाएं थी वो कभी डरती नहीं थी दोस्तों। वो भी 1600 महिलाओं के साथ अग्नि में प्रवेश कर लेना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। अपने प्राणों की आहुति दे देना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और पुरुषों द्वारा केसरिया किया जाता था। दोस्तों सबसे पहले मैं एक आप बात बता देता हूँ, जौहर वो होता है जो अग्नि में प्रवेश किया जाता है वो जौहर होता है, और केसरिया होता है कि जो जब दुश्मन की सेना बड़ी हो या फिर कोई भी कारण हो जिससे लगे कि हम तो पक्का हारने ही वाले हैं, तब केसरिया किया जाता था दोस्तों। पहले दोस्तों जौहर होता था, उसके बाद केसरिया होता था। जब दोस्तों जौहर होकर सब समापन हो जाता तब दोस्तों सोचो उन पुरुषों में क्या आग लगी होगी कि इन दुश्मनों के कारण हमारी जो रानियां हैं उन्होंने जौहर कर लिया है, हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने जो जौहर कर लिया है, तो उनको कितना गुस्सा आता होगा दोस्तों। जो अगर दोस्तों 1000 सैनिक थे वो 10,000 को मारे बिना नहीं मरते थे दोस्तों, इतना गुस्सा उनके अंदर फूटता था दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को सुल्तान ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। रतन सिंह ने अपने जो सेनापति थे गोरावे बादल, दोस्तों बहुत ही पराक्रमी सेनापति थे गोरावे बादल, उनके साथ केसरिया किया था। लेकिन दोस्तों जो 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 केसरिया था उसका नतीजा एक ही था कि हमारी हार निश्चित है, तो वही हुई दोस्तों। और दोस्तों 25 अगस्त 1303 ईस्वी को सुल्तान ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तथा अगले दिन 3000 निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया था दोस्तों। कितनी निर्दयी हो सकता है कोई आदमी, ये हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। उन 30,000 निर्दोष नागरिकों का क्या गुनाह था कि उनको नरसंहार किया उनका।
दोस्तों ये बहुत ही विचित्र बात लगती है, लेकिन दोस्तों जो पहले के राजा, जो मुस्लिम राजा थे, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। उसने अपने पुत्र जो खिज्र खां था उनको चित्तौड़ सौंप दिया था, उसको चित्तौड़ का राजा बना दिया था तथा इसका नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रख दिया था दोस्तों। सुल्तान का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो अपनी पुस्तक ख्वाइजन खजाइन उल फतूह तारीख अलाई भी बोलते हैं, इसमें इस आक्रमण को आंखों देखा वर्णन किया था दोस्तों। जो अमीर खुसरो ने ये आक्रमण आंखों देखा था, उसने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह जिसे तारीख अलाई बोलते हैं उनमें इनका वर्णन करते हैं दोस्तों। 1325 ईस्वी के चित्तौड़ के ढाईबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है दोस्तों। जो 1325 ईस्वी का चित्तौड़ के ढाईबी पीर की दरगाह के अंदर जो फारसी अभिलेख है उसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। खिज्र खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लें कि किस मुस्लिम शासक ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों वह था खिज्र खां। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। उसने चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरे का निर्माण करवाया था दोस्तों, एक मकबरे का निर्माण करवाया था तथा उसके जो फारसी अभिलेख हैं जो कि 1310 ईस्वी का है, उसमें अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है दोस्तों। अपने पिता की तारीफ की गई है उस मकबरे के जो फारसी अभिलेख है उसके अंदर दोस्तों। कालांतर में चित्तौड़ मालदेव सोनग्रा, जिसे हम मुच्छाड़ा मालदेव भी बोलते हैं, उनको सौंप दिया गया था दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं। ये जालौर के शासक कानड़देव सोनग्रा का भाई था। जो मालदेव सोनग्रा था उनके बारे में हम बात करते हैं, तो मालदेव सोनग्रा जालौर के शासक कानड़देव सोनग्रा का भाई था। जालौर के पतन के बाद मालदेव सोनग्रा सुल्तान की सेवा में चला गया था दोस्तों। जब जालौर का पतन हुआ था तो मालदेव सोनग्रा, जिसे हम मुच्छाड़ा मालदेव कहते हैं, वो सुल्तान की सेवा में चला गया था 1113 ईस्वी के अंदर। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य में रानी पद्मिनी को सिंहल द्वीप की राजकुमारी बताया गया दोस्तों। अब दोस्तों ये कहानी कितनी सत्य है ये हम कह नहीं सकते दोस्तों। जो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे उन्होंने अपनी अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य में रानी पद्मिनी को सिंहल द्वीप की राजधानी बताया गया है, जो राजकुमारी बताया गया है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अभी नया हूँ यूट्यूब पे, अगर बोलने में कुछ दिक्कत आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। इसके अनुसार पद्मिनी के पिता थे गंधर्वसेन तथा माता चंपावती थी दोस्तों। राघव चैतन्य नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था, इसलिए माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था दोस्तों। राघव चैतन्य दोस्तों, इस ब्राह्मण को रतन सिंह ने बाहर निकाल दिया था। उसका बदला लेने के लिए राघव चैतन्य नामक ब्राह्मण सुल्तान के पास गया और उसकी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया दोस्तों। अबुल फजल अकबरनामा फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिमी हाजी उदवीर जफरुल वली कर्नल टोड इतावली रात्रि मनुची स्टोरियो डी मोगोर मोहनत नैन्सी दशरथ शर्मा ने भी इस कहानी को कुछ हेर फेर के साथ स्वीकार कर लिया है दोस्तों। कई जो इतिहासकार थे उन्होंने इस कहानी को हेर फेर के साथ स्वीकार किया था दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण ने इससे स्वीकार नहीं किया दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण जी थे, उन्होंने इस कहानी को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि ये कहानी सिर्फ कहानी है, ये इसमें कोई सत्य चीज़ नहीं है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों सूर्यमल मिश्रण ने कहीं तथ्य रखते हुए इस कहानी को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों ये थे रत्न सिंह दोस्तों। रत्न सिंह ने के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला शासक किया था चित्तौड़गढ़ में, वो रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।